नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया। हमारी राजस्थान की जो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज चल रही है, तो उसका शुरुआती और पहला लेक्चर है राजस्थान का परिचय, इंट्रोडक्शन एंड राजस्थान का स्थिति विस्तार, यानी राजस्थान का जो ग्लोब में पोजीशन है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल, वो हमें देखना है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम देखेंगे राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और उसका एक्सटेंशन, कहाँ तक विस्तार हो रहा है राजस्थान का, जो पूर्वी और अक्षांश से पूर्वी देशांतर जो है उसका विस्तार और अक्षांशीय विस्तार है, वो देखेंगे हम। थोड़ी देर में ये भी समझ लेंगे थोड़ा सा ओवरव्यू में कि अक्षांश देशांतर क्या होता है। बाकी अक्षांश देशांतर का अपना बर्ड ज्योग्राफी में बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा चुका हूँ। फिर हम ओवरव्यू में परिचय चल रहा है, तो राजस्थान को कुछ 7 भागों में बांटा गया है और 33 जिले हैं। तो वर्तमान समय में राजस्थान का मैप देखेंगे एंड साथ साथ में हम जो है वो आज़ादी के समय राजस्थान में कुछ रियासतें थीं, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, तो उनका भी मैप देखेंगे ताकि परिचय में आपको क्लियर हो जाए कि हमारे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी किस तरीके से एवॉल्व होती है। तो हमें 1947 का मैप पता होगा तो हमारे कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर रहेंगे। तो हम दूसरे टॉपिक के रूप में संभागीय एवं जिले देखेंगे। देन फिर एक टॉपिक आता है राजस्थान का ओरिजिन कैसे हुआ। राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है, हम नॉर्मली अगले लेक्चर्स में पूरे डीप पढ़ेंगे। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन नॉर्मली 4 भागों में बांटते हैं: रेगिस्तान वाला इलाका, अरावली वाला इलाका, उसके बाद में हाड़ौती का पठार एंड पूर्वी मैदान। तो उनका ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझी होगी बर्ड ज्योग्राफी में, तो यहाँ समझने में आसानी रहेगी। ओके। देन राजस्थान का भौगोलिक मानचित्र हम देख लेंगे, ज्योग्राफिकल आज के समय पे किस तरीके से दिखता है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य एवं पड़ोसी देश, तो हमारे राजस्थान की सीमा कुछ पड़ोसी राज्यों से और कुछ पड़ोसी देशों से लगती है, तो उनकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है वो राजस्थान की हम वो इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद में राजस्थान के भौगोलिक विशेषताओं वाले क्षेत्र, उनके उपनाम, स्थानीय ऐतिहासिक नाम। तो परिचय वाले लेक्चर में ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना होती है राजस्थान के भौगोलिक विशेषताओं के स्पेशल या स्थानीय नाम होते हैं कुछ भौगोलिक विशेषताओं के कारण, ठीक है, या प्राचीन नाम होते हैं, उपनाम होते हैं, तो उनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। तो ये बहुत सारी एक लिस्ट है, तो वो हम देखेंगे। फिर राजस्थान की रियासतकालीन जो मैप मैं आपको बता रहा था वो हम देख लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इस लेक्चर का उद्देश्य है आपको मैप की क्लियरिटी होना। ज्योग्राफी पढ़ते हो तो मैप 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 आना चाहिए आपको हर कंडीशन में। आपको बिना मतलब आपसे बोल दिया जाए कि भाई बताइए कि उदयपुर किस साइड में, तो तुरंत ज़्यादा सोचना नहीं, तुरंत आपकी उंगली वहीं जाए उदयपुर की साइड। यानी आपको 33 जिलों की मैप में लोकेशन, रात में सोते समय भी आपसे कोई पूछ ले तो तुरंत आपकी उंगली वहीं जानी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले जोधपुर कहाँ है, तो जोधपुर पे उंगली। तो इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि उन 33 जिलों की आपको लोकेशन याद कराने की कोशिश करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला पॉइंट के रूप में हम ले रहे हैं अपना अक्षांशीय विस्तार एंड देशांतरीय विस्तार, यानी ग्लोबीय स्थिति। ठीक है, ग्लोबीय स्थिति ये हो सकता है कि लेक्चर 2 पार्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैटर ज़्यादा है और समझाने का ज़्यादा है। मोर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है ना, कि वो 33 जिलों को आपको बार बार समझाना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ग्लोबीय स्थिति में देखिए, ये हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, आपको पता ही है। इस पृथ्वी को जब हम बीच में से काट देते हैं, यानी भू के मध्य में से काट देते हैं, तो उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इक्वेटर लाइन। अगर ऊपर की साइड में देखेंगे तो एक गोला बन चुका है, आधा गोला। ये पृथ्वी जो वृत्त नहीं है, ये गोले की तरह है, और उसका आधा कट गया तो ऊपर वाला अर्ध गोलार्ध, उत्तरी, क्योंकि ऊपर की दिशा कौन सी होती है? उत्तरी। तो उत्तरी का गोलार्ध, गोला का आधा, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला कौन सा हुआ? दक्षिणी गोलार्ध। नीचे का कौन सा हुआ? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये तो हमने बांट दिया। इसे किस तरीके से? बीचों बीच में से काट के ऊपर नीचे बांट दिया। फिर उसके बाद में किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो भौगोलिक वेत्ता थे, उन्होंने फिर एक बाद में एक सिस्टम बनाया, उसकी समय फिक्स रखने के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में समय एक समान रखने के लिए एक नियम बनाया, जिसमें इस पृथ्वी को बीच में से इस तरीके से 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि ग्रीनविच नामक शहर से होकर जाती है, ठीक है, उससे बीच में से काटा। ठीक है, और उस तरीके से उसके समानांतर इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही करते करते 179 डिग्री
अब इधर की दिशा कौन सी है, ये है पूरब और ये है इधर की साइड में पश्चिम, तो इन्हें देशांतर बोला जाता है। देशों में अंतर करने के लिए इन्हें देशांतर बोला जाता है। ये पूरा लेक्चर ज्योग्राफी का है, पूरे तरीके से वहाँ समझ लेना। बस हमें यहाँ पे लोकेशन याद करनी है, तो ये इसी जगह पे इतना ही डिस्कस करेंगे। लेक्चर पूरा का पूरा एक बर्ड ज्योग्राफी में मैंने करा रखा है, सिर्फ इसी बिंदु पे। अब यहाँ पे वो काम कराने लग जाएंगे तो हम पूरे भटक जाएंगे उस चीज़ से। तो बस आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अपनी बर्ड ज्योग्राफी वाली लेक्चर सीरीज में जाके वहाँ पे बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी करके एक लेक्चर है, उसमें अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है वो पूरा डीप तरीके से समझाया हुआ है। ओके, तो किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम उसे अक्षांश एंड देशांतर, ठीक है, देशांतर में बांट देते हैं उसे। ठीक है, तो अगर हम राजस्थान को देखना चाहें, इस वाले मैप में देखें तो यहाँ होके इस जगह से होके जा रही है भूमध्य रेखा, यहाँ से होके जा रही है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर की साइड में अपना भारत है, भारत के अंदर राजस्थान है, तो निश्चित सी बात है ऊपर वाला गोलार्ध कौन सा बताया था मैंने, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, क्योंकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में, तो राजस्थान तो उसके अंदर है ही, तो उत्तरी गोलार्ध में हुआ। और अगर मैं ग्रीनविच रेखा के हिसाब से बोलूँ, यानी कौन सा देशांतर है, तो ये पूर्वी देशांतर है, क्योंकि इधर दिशा कौन सी है, तो ये पूर्वी देशांतर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब में अपने भारत की स्थिति या राजस्थान की स्थिति, जो स्थिति भारत की होगी वही स्थिति राजस्थान की होगी ग्लोब के अंदर। तो हमारे भारत ग्लोब में हमारे भारत की और राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। यह बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमारा भारत यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं कि इंडिया में राजस्थान की स्थिति क्या है। ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, इस इंडिया को अगर मैं ये नॉर्मली हम जो है वो यहाँ कर्क रेखा से बीच में से बांट लेते हैं। कर्क रेखा भी राजस्थान के पास से ही होके जाती है। कर्क रेखा मान लीजिए या विंध्याचल पर्वत मान लीजिए, तो इस तरीके से हम बीच में से बांट लेते हैं इसे। ठीक है, और ऊपर से इस तरीके से एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, एक रेखा ऊपर से खींच लेते हैं बीचों बीच में से। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इंडिया के अंदर हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है, इंडिया के अंतर्गत हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आप निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप इस वाले में निकालने की कोशिश कीजिए इस तरीके से। ये कौन सी दिशा है, ईस्ट यानी पूर्व। ठीक है, ये कौन सी दिशा है, वेस्ट यानी पश्चिम। ये कौन सी है, उत्तर यानी नॉर्थ। ठीक है, और ये कौन सी है, दक्षिण यानी साउथ। हमारा भारत में हमारा राजस्थान कहाँ आ रहा है, कि कौन सी दिशा में आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये वाला जगह पे आ रहा है हमारा राजस्थान, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की स्थिति भारत के अंदर कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति है भारत में। ओके, ये स्थिति आपको समझ में आ गई। अभी हम विस्तार देखने वाले हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतर। बट ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि भारत कहाँ पे, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में। और राजस्थान भारत के अंदर कहाँ पे है, तो उत्तरी और पश्चिमी दिशा में है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ओवरव्यू में अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान का आपको कुछ क्षेत्रफल पता होना चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, रटा हुआ होना चाहिए आपको, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ओके, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो 6.86 करोड़ थी। अब 2021-22 पहुंच गई है, 22-23 हो चुकी है अभी तो। लेकिन अभी 21 में जो जनगणना होनी थी वो कोरोना के कारण हो नहीं पाई है, तो उसका डाटा 1-2 साल में आएगा। अनुमानतः हो सकता है राजस्थान की जनसंख्या करीब करीब 8 करोड़ भी हो गई होगी। लेकिन अभी हमें डाटा जो याद रखना है वो 6.86 करोड़। जिस दिन जनगणना का डाटा आ जाए उस दिन अपडेट कर लेना। अब तो 10 साल पुराना डाटा पढ़ रहे हैं। हमारे राजस्थान को हमने राजनीतिक रूप से 7 संभागों में बांट रखा है और 33 जिलों में बांट रखा है। पॉलिटिकल रूप से एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए हमने 7 संभाग और 7 संभागों के अंदर कुछ जिले हैं। ठीक है, 7 संभाग कौन से हैं एक बार मैं बोल देता हूँ, फिर बार बार में हम रिपीट करेंगे। देखो, बीकानेर संभाग है, ठीक है, जोधपुर संभाग है, उदयपुर संभाग है, जयपुर संभाग है एंड अजमेर संभाग है। और उसके बाद में अपना 2 संभाग और बचे, कोटा और भरतपुर। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं बोलता हूँ। ये वाला मैप में अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये 4 ज़िले जो आ रहे हैं ना, ये वाले, ये 4 ज़िले,
ये बीकानेर संभाग में आते हैं। कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीनगर, 4 जिले किसमें आ रहे हैं? बीकानेर संभाग में। दूसरा अपना जोधपुर संभाग, तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, ये कुल मिला के 6 जिले जो आ रहे हैं वो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आ रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग में ये बीचों बीच में आप देख रहे होंगे ये 4 जिले आते हैं, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे अपना उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग के अंतर्गत राजसमंद, उदयपुर, उसके बाद में नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये जिले आते हैं। राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, 6 जिले आते हैं। इधर अपना कोटा संभाग, कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, अपना बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां। इधर की साइड में अपना भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग में भी 4 आते हैं, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। और एक बचा हुआ अपना सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला जयपुर संभाग, जयपुर के संभाग, जयपुर, अलवर, दौसा, उसके बाद में सीकर और झुंझुनू, ये 5 जिले इसमें आते हैं। ओके, तो ये संभागीय व्यवस्था है, 33 जिले, ये तो 2-3 बार और देखेंगे तो आपको याद होंगे। अंतर्राज्यीय सीमा हमारे राजस्थान की टोटल 4850 है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 1070 है। मतलब 4850 तो अंतर्राज्यीय यानी अन्य राज्यों के साथ में लग रही है। अब जैसे कि ये हमारा राजस्थान, चलो यहाँ पे इस मैप में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस वाले मैप को हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, ये हमारा राजस्थान आपको दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो राज्य देख रहे हैं ये पंजाब राज्य के साथ में हमारे राजस्थान की सीमा लग रही है। कौन से राज्य के साथ में सीमा लग रही है? पंजाब राज्य के साथ में। इसके बाद में ये हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य के साथ में सीमा लग रही है। फिर यहाँ के बाद में बदल जाता है यूपी राज्य, यूपी राज्य के साथ सीमा लग रही है। उसके बाद में एमपी राज्य के साथ सीमा लग रही है। इस तरीके से ये मध्य प्रदेश तक सीमा लग रही है यहाँ तक। एंड देन फिर उसके बाद में गुजरात से सीमा लग रही है और यहाँ से आता है अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी एक देश के साथ में सीमा, और वो देश है पाकिस्तान। ये सीमा किसके साथ लग रही है? पाकिस्तान। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बताई मैंने? 1070 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गई अपनी पाकिस्तान के साथ में सीमा। और मैंने अंतर्राज्यीय सीमा बताई है 4850। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की टोटल कुल सीमा कितनी लगती है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, तो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे। हेलो, नव भारत निर्माण से बात हो रही है सर? यस सर। सर एक्चुअली आपके ऐप का मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हूँ, तो हम्म मेरे को ये जानना था सर कि आप जो ऑफर अभी दे रहे हैं वो हम्म रिन्यूअल के लिए फ्रॉम द डेट जहाँ से हमारा एक्सपायर हो रहा है उस डेट से है या फ्रॉम टुडे ओनली? अगर आज से करेंगे तब है? आप आज से ही कर लीजिए, बाद में आपकी वैलिडिटी हम एक्सटेंड कर देंगे, उसमें जितना बचा होगा उतना एक्सटेंड कर देंगे बाद में हम। ओके सर, ओम सर से बात हो रही है सर? हाँ, मैं वही बोल रहा सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर वो एक्चुअली एक्सटेंड करानी थी तो वो क्या जून में होगी, तो मैं आज करा लूँ सर? हाँ, आप आज करा लीजिए क्योंकि नया कंटेंट जो है वो नए वाले कोर्स में ही मिलेगा, पुराने वाले में नहीं मिलेगा। हम अपडेट जो जी कर रहे हैं, ठीक है, हम बाद जी में वैलिडिटी आपकी बढ़ा देंगे फिर। जी सर, जी सर, ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर। क्या नाम है थैंक आपका? यू सर, गौरव शर्मा। कहाँ से हैं आप? सर जयपुर से ही है सर। ओके ओके, ठीक है, आप कर लीजिए और हाँ बाकी कोई जानकारी चाहिए तो फिर बाद में मुझे व्हाट्सएप कर सर, दीजिए। एक मेरे को आपसे एक छोटी सी राय चाहिए थी सर। एक्चुअली मेरी वाइफ है, हाँ जी, उसको मेरे को आरएस की प्रिपरेशन करानी थी सर। यस। तो मैं आप पहले बात हुई थी तो आपने बोला था आजकल आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेते हैं अभी तो सर। ऑफलाइन ऑन नहीं लेते हैं। सर उसे समझ में नहीं आता है ऑनलाइन बिल्कुल भी। जयपुर में कहाँ रहते हैं आप? सर मानसरोवर में सर। ओके ओके, देखो अभी तो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक बार मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना जी एंड सर, मैं कॉल करता हूँ आपको फ्री होके, या तो आज या कल। ठीक है सर। ठीक है। मैं तो सर एक्चुअली जॉब में हूँ, साथ में प्रिपरेशन भी करता हूँ सर। हम्म। लेकिन क्या मेरी जॉब करते हैं वाइफ, आप? सर मैं इलेक्ट्रिकल कंपनी में हूँ, एक एमएनसी में। ओके, जयपुर में ही जॉब करते हैं। जी जी, मैं जयपुर में ही हूँ सर।
चलो ठीक है, हमें मैं करता हूँ उसके रिगार्डिंग बात, अभी कुछ काम कर रहा हूँ मैं तो जी इसलिए जी, मुझे। सॉरी सर, ओके, सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है सर। जी। तो एग्ज़ाम के लिए ये हम दो डाटा याद कर लेंगे, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। ठीक है। अब नाम, अब हम राजस्थान के नाम के रिगार्डिंग कुछ बातें कर लेते हैं। देखो, नाम तो है राजस्थान, ठीक है, वर्तमान समय में नाम राजस्थान है, लेकिन पुराने समय पे अगर हम जाएं तो वाल्मीकि महर्षि के द्वारा और महाभारत में इस वाले क्षेत्र को, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको मरुकांतर के नाम से जाना जाता था। मरु यानी मिट्टी, तो इस क्षेत्र को मरुकांतर के नाम से जाना जाता था। तो ये किस में उल्लेख था? वाल्मीकि के द्वारा और महाभारत में उल्लेख था ये। ओके। उसके बाद में अबुल फजल ने जब अपनी पुस्तक लिखी तब उसमें पूरे इस वाले क्षेत्र को, बाकी तो लोकल राजा थे चित्तौड़ वगैरह और वो सब, उनके लिए तो उनका था नाम, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को जो कि अरावली के पूर्व पश्चिम साइड में, उसको मरुभूमि कहते थे वो। ओके। तो अबुल फजल ने उसका नाम दिया मरुभूमि। एग्जाम में पूछा जा सकता है अबुल फजल के अनुसार राजस्थान का नाम क्या था, तो मरुभूमि। अब हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान शब्द पहली बार कब आया। तो देखिए, राजस्थान शब्द जो है वो एक अभिलेख मिलता है, बसंतगढ़ अभिलेख, और ये अभिलेख 625 एडी का है, यानी आज से करीब करीब 1400 साल पुराना है। तो बसंतगढ़ अभिलेख में वहाँ पहली बार राजस्थानादित्य का शब्द का प्रयोग किया गया। की पॉइंट, बसंतगढ़ अभिलेख में पहली बार राजस्थान आदित्य इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद में मुगलों का समय रहता है एंड ना, फिर उसके बाद में राजपूत युग रहता है, लेकिन उस समय शब्द यूज नहीं किया जाता था वो राजपूत। ठीक है। ये शब्द जो है वो 11वीं 12वीं शताब्दी में चलने लगा था, लेकिन इस एरिया के लिए ये शब्द यूज नहीं किया जाता था। ठीक है। तो पहली बार राजपूताना शब्द यूज किया अंग्रेजों के समय एक व्यक्ति थे, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज थॉमस। अब एक्चुअली में जॉर्ज थॉमस ने डायरेक्टली नहीं किया, जॉर्ज थॉमस की एक जीवनी लिखी थी, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। उस व्यक्ति का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी थी 1805 में, और उस जीवनी की पुस्तक जो थी उसका नाम था मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, यानी जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें, इस तरीके की पुस्तक थी जो कि विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा है कि जॉर्ज थॉमस जो है इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते थे? राजपूताना बोलते थे। ठीक है। यानी राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया है, और ऐसा हमें विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ दी जॉर्ज थॉमस से पता चलता है। मेमोर्स यानी मेमोरी। ठीक है। तो ये पहली बार राजपूताना शब्द 1800 एडी के आसपास में होता है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा जिन्हें कहा जाता है, वो पहली बार 1829 में राजस्थान शब्द का प्रयोग करते हैं अपनी पुस्तक एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान। एनालिसिस मतलब एनालिसिस करना, एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान एक पुस्तक लिखते हैं जॉर्ज थॉमस, तो जो कर्नल टॉड, तो उसमें ये जो है वो राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया जाता है 1829 में। थोड़ा सा आप रिमाइंड करने की कोशिश करें कि कालिदास के समय पे और महाभारत के समय पे इस क्षेत्र को मरुकांतर बोला जाता था। अबुल फजल के टाइम पे इसे मरुभूमि नाम दे दिया गया। ठीक है। और पुराने समय पे अगर जाते हैं तो बसंतगढ़ अभिलेख मिलता है, वहाँ पे हमें राजस्थानादित्य शब्द मिलता है। फिर हम ब्रिटिश काल में आते हैं तो राजपूताना, फिर हम ब्रिटिश काल में आते हैं तो राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 एडी में किया गया था। लेकिन ये बात हमें कहाँ पता चलती है? एक पुस्तक में पता चलती है जो कि विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। बाद में कर्नल जेम्स टॉड ने जो है वो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। तो ये मैंने एक मैप बनाया हुआ है, बहुत डिसिप्लिन्ड मैप है, बहुत सारा डाटा इसके साथ दिया हुआ है। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि 7
जो हैं वो संभाग हैं हमारे, ओके, और 33 जिले हैं, ठीक है। चलो ये धीरे धीरे आता जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये मैप 2 बार 3 बार और रिवाइज होगा, तो फिर थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। तो राजस्थान की स्थिति ये तो मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर भारत के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति देखनी होगी तो इस जगह पे है, तो कौन सी दिशा है ये, उत्तर और पश्चिम, क्योंकि ये उत्तर और ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में है राजस्थान। अब थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें याद करनी होंगी। आपने इंडिया ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अक्षांशीय स्थिति क्या है हमारे भारत की। तो हमारे भारत की अक्षांशीय स्थिति जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट, नीचे वाला जो हिस्सा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके और ऊपर तक, जहाँ पे इंदिरा कौल पॉइंट, इंदिरा कौल है, तो वहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। बाकी ये मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लेते हैं तो 6 डिग्री और 4 मिनट होता है, लेकिन ठीक है उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ लेते हैं, मुख्य भूमि के हिसाब से पढ़ते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 तक अपना जो है वो इंडिया उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। एंड देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और इधर की साइड में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में अपने इंडिया का विस्तार है, ओके। ये तो की पॉइंट है इंडिया ज्योग्राफी की, कुछ बातें हैं। अब एक सवाल ये भी बनता है कि उत्तर के पॉइंट से लेके और दक्षिण के पॉइंट तक की अगर लंबाई नापी जाए तो 8 डिग्री 4 से लेके और 37 डिग्री 6 की अगर लंबाई नापी जाए तो वो कितनी होती है, तो 3214 किलोमीटर, यानी ऊपर से नीचे 3214 और पूरब से लेके पश्चिम तक, पूरब से लेके पश्चिम तक जो लंबाई है वो है 2933, ठीक है। ऊपर से नीचे कितना हुआ, 3214, ठीक है। और अगर हम पूरब से पश्चिम जाते हैं तो 29 में 4 जोड़ लीजिए 2933, इस तरीके से याद रख सकते हैं। 29 में 4 जोड़ लीजिए तो 2933 और ऊपर से नीचे 3214। ये तो इंडिया जीके के रिलेटेड। अब हमें मेनली बात कहाँ पे करनी है, हमें बात करनी है हमारे राजस्थान की। हमें कहाँ की बात करनी है, हमारे राजस्थान की। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार इस तरीके से 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। राजस्थान का ग्लोब में अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 03 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाती है, ठीक है। ये हुई अक्षांशीय। अब बात करते हैं देशांतरीय। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाती है राजस्थान की स्थिति, ओके। ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। अक्षांशीय दोबारा से कितना हुआ, 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक, ओके। और देशांतरीय 69 डिग्री 30 से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक, ये देशांतरीय स्थिति हो गई, ओके। तो ये याद रखने वाली बात है। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा की पॉइंट्स क्या क्या लिखे हुए हैं वो देख लीजिए। इंदिरा कोल ऊपर वाला बिंदु ये इंदिरा कोल है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट आता है और वो पॉइंट होता है इंदिरा पॉइंट। बट हम कन्याकुमारी से लेके बात करते हैं और इंदिरा कोल तक, तो ऊपर से नीचे 3214 किलोमीटर होता है और पूर्व पश्चिम में 29 होता है। एंड राजस्थान की स्थिति मैंने अभी आपको बताई, 23 डिग्री 03 से लेकर 30/12 उत्तरी अक्षांश तक और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक रटा हुआ होना चाहिए हर कंडीशन में, ओके। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, रटा हुआ होना चाहिए। इंडिया राजस्थान का क्षेत्रफल कितना बताया था मैंने, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना हुआ, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। अगर हम इसमें अनुमान लगाएं तो हमारा 10 पॉइंट कुछ करीब का आता है, तो 10% याद भी रख लें तो चल जाएगा, ओके। तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास में होता है, ओके। और भारत की कुल स्थलीय सीमा, अब मैं भारत की बात कर रहा हूँ की पॉइंट, भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 है और कुल जलीय सीमा 7516 है। तो ये तो की पॉइंट भारत के रिलेटेड है। ये इंडिया ज्योग्राफी के पार्ट भी होते हैं बट यहाँ पे एक बार ओवरव्यू में रिवाइज करने के लिए होते हैं, ओके। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, 4850 जो है वो हमारे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है और 1070 जो है वो हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ में लगी हुई है, ओके।
तो की पॉइंट में क्या लिखा हुआ है मैंने, राजस्थान पूर्वी व उत्तरी गोलार्ध में, सबसे पहले मैंने यही बात बताई थी जब गोला बनाया था मैंने आपको, तो उस गोले के अंदर मैं पूछा था आपसे कि राजस्थान की अगर स्थिति निकालनी हो तो राजस्थान जो है वो यहाँ निकल के आता है इस जगह। तो ये गोला कौन सा है, ऊपर की साइड में तो उत्तर और इधर की साइड में पूर्व, तो राजस्थान पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है और भारत के उत्तर पश्चिम में, अभी जो बताया ना भारत के क्या है उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अभी जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ बार बार, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक की पॉइंट याद रखने का है कि अक्षांशीय स्थिति में हम जो है अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछ ले कि राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव कितना है, तो 23 से लेके 30/12 तक का है, तो 30/12 में से अगर 23 घटा देंगे तो 7 डिग्री और 9 मिनट का राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। और अगर हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 826 किलोमीटर आता है। यानी राजस्थान का ऊपर के पॉइंट से लेके और नीचे के पॉइंट तक कितना आता है, 826। ओके, उसके बाद में इस देशांतरीय 69-30 से लेके 78-17, और अगर देशांतरीय में अंतर निकालने की कोशिश करें, देशांतरीय विस्तार कितना है 69 से 78 के बीच में, तो 78-17 में से 69-30 को अगर घटाएंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट आता है। और इसका अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 869 किलोमीटर का। ओके, इस तरीके से 869 किलोमीटर चौड़ाई में, 869 किलोमीटर, और ऊपर से नीचे की साइड में 826 किलोमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाले पॉइंट हैं। ओके, ये ज़्यादा नहीं रह पाए तो इतना याद रख लेना, ऊपर से नीचे का, वैसे तो 23 डिग्री और 30 डिग्री वाला आपको याद रहेगा, तो आप घटा भी लोगे तो 7 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा। इधर 69 डिग्री 30 वाला और 78 डिग्री 17 वाला याद रहेगा, तो घटा लोगे तो 8 डिग्री 47 वाला याद आ जाएगा। फिर भी अगर पूछा जाए विस्तार, फिर भी 7 और 8 तो कम से कम याद रख लेना। 60 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है और 8.5 डिग्री के आसपास में जो है वो देशांतरीय विस्तार है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। और ऊपर से नीचे लंबाई जो है वो 826 है और पूर्व पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 है। अच्छा, ये देखिए, देशांतरीय जो है वो हमें सिर्फ स्थिति ही नहीं बताते, देशांतर से हम जो है वो समय का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, समय अलग अलग जगह पे अलग अलग समय होता है। देखो, हमारी पृथ्वी गोल है और ऐसा होता है कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है और अपनी धुरी पे भी घूमती है। तो पहले हम मान के चलते हैं कि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, अब जापान के बाद में धीरे धीरे सूर्योदय इस साइड में बढ़ता जाता है। ठीक है, और जब इधर की साइड में आ गया तब इधर की साइड में अंधेरा हो चुका होगा। तो ऐसे ही हम एक ग्लोबल टाइम बनाने की कोशिश करते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम MST भी बोलते हैं, मीन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। तो मीन स्टैंडर्ड टाइम में अगर बनाते हैं तो हम वो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के आधार पे बनाते हैं। अगर 1 डिग्री अगर हम चलते हैं तो हम 4 मिनट का अंतर पा लेते हैं। ठीक है, 1 डिग्री हम चलते हैं, अगर इधर चलेंगे तो हम जो है वो 4 मिनट जोड़ देंगे, और इधर चलेंगे 1 डिग्री तो हम 4 मिनट घटा देंगे। इस तरीके से होता है। तो टोटल 15 डिग्री के अंतर्गत हम 1 घंटा, अगर इधर जाते हैं तो बढ़ जाएंगे और इधर जाते हैं तो घट जाएंगे। ओके, तो देशांतरीय में ये चीज़ होती है। ओके, तो अब हम जैसे देखें कि 7 डिग्री वाला, अगर हम देशांतरीय, हमारे राजस्थान का देशांतर में अंतर कितना आया है, देशांतर वाला जो है 8 डिग्री और 47 का, तो 8 डिग्री और 47 का हम गुणा करते हैं 4 के हिसाब से, तो करीब करीब जो आता है वो 35 मिनट और 8 सेकंड आता है। ठीक है, 35 मिनट और 8 सेकंड। यानी क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, एक सेकंड दोबारा मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब सूर्योदय यहाँ पे होगा और जब सूर्योदय यहाँ पे होगा तो इन दोनों में करीब करीब 35 मिनट का अंतर रहेगा। यानी यहाँ पे सूर्योदय 35 मिनट पहले हो चुका होगा और यहाँ पे सूर्योदय 35 मिनट बाद में होगा। ओके, ऐसे ही अगर हम गुजरात वाले पॉइंट और इधर अरुणाचल वाले 97 वाले पॉइंट का अगर देखें तो गुजरात वाले और अरुणाचल वाले और गुजरात वाले क्षेत्र में करीब करीब 2 घंटे का अंतर रहता है। ठीक है, 2 घंटे का। तो ये जो लेक्चर है पूरा अपना बर्ड ज्योग्राफी में है, वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे चीज़ों से भटकाव नहीं करना है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली बातें बस इतना है कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30/12 तक है,
विस्तार अगर देखे जाए तो 60 डिग्री 9 मिनट का हुआ, और अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 826 किलोमीटर ऊपर से नीचे हो गया। देशांतर में देखें तो 69-30 से लेके 78-17 तक का है, और विस्तार अगर देखें तो 8 डिग्री 47 मिनट का हुआ, किलोमीटर में देखें तो 869 किलोमीटर हो गया। ये कौन सा हुआ? पूरब से पश्चिम का 869 किलोमीटर। और समय का अंतर क्या रहा पूरब वाले पॉइंट में और पश्चिम वाले पॉइंट में? 35 मिनट का अंतर रहा। ओके, तो ये वाला मैप, वही प्रैक्टिस ज़्यादा है इसमें भाई, इसलिए मैंने बोला कि 2 पार्ट में होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस में निकलेंगी। ओके, ये हमारा राजस्थान, बहुत प्यारा राजस्थान, ये बहुत समृद्धशाली इतिहास और रणबांकुरों और जो लोहा लेने वाले महान सेनानी थे उनका ये राजस्थान है। तो इसमें हम दोबारा से देख लेते हैं, नीचे वाला पॉइंट कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इस पॉइंट को, जो जगह है उस जगह का नाम भी याद रखना होगा हमें। तो ये जो जगह है जहाँ से राजस्थान का अंतिम बिंदु है, तो वो एक गांव है, उस गांव का नाम है बोरकुंड गांव। ये बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील में आता है। तो नीचे वाला पॉइंट कौन सा है? बोरकुंड गांव। और कौन सा है? बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील में। कितनी डिग्री है? 23 डिग्री 3 मिनट। ऊपर वाले की बात करते हैं, ये हम देख रहे हैं तो ये गंगानगर जिले का है। तो यहाँ पे 30 डिग्री 12 मिनट एक गांव है, उस गांव का नाम है कोड़ा गांव। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोड़ा गांव, सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंड गांव। ठीक है, उत्तरी गांव कोंडा गांव और सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंड गांव। ठीक है, तो ये श्री गंगा। अगर हम जो है पश्चिम साइड में और पूरब साइड में देखें तो इधर की साइड में सबसे पश्चिमी गांव जो है वो कटरा गांव है जैसलमेर में, और पूर्वी गांव है सिलान गांव है धौलपुर में, राजाखेड़ा तहसील के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। ऊपर से नीचे का जो किलोमीटर में अंतर है वो 826 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम का जो अंतर है वो 869 किलोमीटर है। ओके, ये डिग्री आपको याद हो चुके होंगे, नहीं हुए हैं तो 4-5 बार मैं लेक्चर में रिवाइज कराऊंगा तो याद हो जाएंगे। 23 डिग्री 03 से लेके 30-12 तक उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ओके, 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक। ओके, और समय अंतर कितना आ रहा है? 35 मिनट का। ओके, अब आपको ये नाम भी याद रखने होंगे गांव के। अब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके बोल दीजिए। नीचे वाला बोरकुंड गांव, ठीक है, ऊपर वाला कोड़ा गांव। ऊपर वाला कौन सा गांव हुआ? कोंडा गांव। ठीक है, और इधर वाला कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में, और इधर वाला जो है वो अपना राजाखेड़ा तहसील के अंतर्गत सिलान गांव राजाखेड़ा। तो ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले आपको याद होने चाहिए। सिलान पूरब, कटरा पश्चिम, और कोंडा उत्तर एंड बोरकुंड दक्षिण। ठीक है, ये आपको ध्यान हो जाएंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल पहले ही बता चुका हूँ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। स्थलीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है, और अंतर्राज्यीय सीमा, अब अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। अब धीरे धीरे हम डीप में चलते जाएंगे। ठीक है, तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ठीक है, अभी आपने ये वाला मैप देखा होगा, ये वाले मैप में आप देखेंगे तो आपको वो 5 राज्यों के नाम भी दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये वाला हुआ पंजाब, सबसे ऊपर पंजाब। ठीक है, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में यूपी, उसके बाद में अपना एमपी, उसके बाद में अपना गुजरात। यानी 5 राज्यों के साथ में जो सीमा लगती है उसकी कुल लंबाई है 4850, और ये जो पाकिस्तान की साथ सीमा लगी है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ये किलोमीटर स्क्वायर वगैरह नहीं है, ध्यान रखना। एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो किलोमीटर स्क्वायर में होता है, और लंबाई जो होती है वो किलोमीटर में होती है। ठीक है, ये मैथ का बेसिक सी बात है। ओके, यहाँ पहुँचे कुल स्थलीय सीमा, ये बात क्लियर हो गई हमारी, राजस्थान के बारे में हो गई। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा एक की पॉइंट आपको पता होगा, कर्क रेखा। कर्क रेखा आपको पता होगा वैसे तो बेसिकली हमारी जब पृथ्वी को हम भूमध्य रेखा से बांट देते हैं तो 23.5 डिग्री रेखा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे ऐसा हमारा पृथ्वी, ये बीच में से हमने इक्वेटर बनाया, भूमध्य रेखा बनाई। ठीक है, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो ये जब चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये ऊपर नीचे होती है इस तरीके से, आपको नहीं लगेगा बट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए
ज्योग्राफी वाला लेक्चर देख लेना अच्छे तरीके से, मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया उसमें। तो चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते एक टाइम ऐसा होता है, इस तरीके से होता है, एक टाइम ऐसा होता है जब सूर्य बिल्कुल भूमध्य रेखा के बीचों बीच में सीधा पड़ता है, यहाँ पे सीधा पड़ता है सूर्य की किरणें, फिर सूर्य ऊपर चढ़ता जाता है और एक रेखा है जिस 23.5 डिग्री ऊपर वाली, उत्तरी अक्षांश वाली, इसे बोला जाता है कर्क रेखा, कैंसर लाइन, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचता है एक पॉइंट पे 21 जून के आसपास में, एंड फिर उससे फिर नीचे आना शुरू होता है सूर्य, एंड फिर नीचे जाता है, और नीचे फिर जाता है 23.5 डिग्री नीचे की साइड की, अपनी कौन सी हुई, दक्षिणी दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे हम बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। तो नीचे वाली रेखा तक पहुंचता है, फिर उसके बाद में फिर वापस आना शुरू होता है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसमें 23.5 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री जो रेखा है, कर्क रेखा, ये सब काल्पनिक रेखा है, ये कर्क रेखा हमारे राजस्थान से होकर गुजरती है। इंडिया में तो आपको मैंने 7 राज्य याद कराए हुए हैं, ठीक है, राजस्थान वाला, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 7 राज्य याद कराए हुए हैं। लेकिन राजस्थान में ये 2 जिलों से होकर गुजरती है। तो राजस्थान में ये 2 जिलों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री ये रेखा जो जा रही है, एक तो है डूंगरपुर वाला थोड़ा सा ऐसा, यहाँ तक डूंगरपुर आता है, उसके बाद में ये बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है, और सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं 21 जून को। यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं? 21 जून को। तो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब इसकी कुल लंबाई है 47 किलोमीटर, याद नहीं रखनी है, ना तो एग्जाम में पूछा जाएगा और ना ही पूछा जाना चाहिए, क्योंकि मूर्खतापूर्ण सवाल है। ओके, तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है यहाँ पे, और अभी कुछ समय पहले से ही 2015 से ही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाना शुरू किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहल की गई थी, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 21 जून को जो है वो योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट याद रखने। अब आपको एक पॉइंट ऊपर नीचे ओके तो गांव याद हो गए आपको। अगर दोबारा से मैं रिवाइज कराने की कोशिश करूं तो नीचे वाला गांव कौन सा है? नीचे नीचे वाला बोरकुंड गांव। ऊपर ऊपर वाला गांव कौन सा है? कोंडा गांव। पूरब वाला गांव कौन सा है, यानी धौलपुर साइड वाला गांव कौन सा है? सीलान गांव। और पश्चिम वाला गांव कौन सा है? कटरा गांव, जैसलमेर वाला, सम तहसील वाला। ओके, ये तो हो गए। अब एक छोटा सा की पॉइंट और थोड़ा सा याद रखना चाहें तो सैटेलाइट से जब की पॉइंट मिलन वाला बिंदु होता है पूरब और पश्चिम वाली ये लाइन का, तो एक गांव पूछा जा सकता है कि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव जो है वो गगराना नागौर में पड़ता है। ठीक है, ये नागौर में, नागौर जिले के आसपास में गगराना गांव पड़ता है। ओके, बस इतना सा, ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है। ओके, देश के क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा 10.41%। मैंने कहा 10% याद कर लेना तो भी चल जाएगा, बट 10.41 नॉर्मल सी बात है, आप याद करो। राजस्थान क्षेत्रफल में नंबर 1 आता है पूरे देश में। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और 10.41% ये एरिया कवर करता है। अभी वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में पहले नंबर पर आता है। सन 2000 से पहले राजस्थान दूसरे नंबर पर आता था। क्यों? उस समय मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है वो एक ही राज्य थे। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो अब जो है वो राजस्थान पहले नंबर पे आता है। तो लिस्ट अगर आपसे पूछा जाए, सूची बताइए, तो पहले नंबर पे राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे एमपी आता है क्षेत्रफल में, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी, और 5वें पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य की लिस्ट है, बट उतना भी याद नहीं रहे तो 3 तो याद रख लेना है, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। ठीक है, बट ये ध्यान रखना पूरे ऑल इंडिया के जितना क्षेत्रफल है उसका 10.41, 10%, 10.5% कुछ तो याद रहेगा। ठीक है, याद हो जाएगा डाटा। विश्व के क्षेत्रफल में हमारे भारत का योगदान, अगर विश्व का टोटल क्षेत्रफल देखा जाए तो करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास में होता है, 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के आसपास में होता है। तो उसमें हमारे भारत का योगदान अगर 32 लाख का कंप्लीट करने की कोशिश करें तो 2.42% होता है। वो भी आपको पॉइंट परसेंटेज याद रखना है, डाटा याद नहीं रखना है। ठीक है, तो कौन से नंबर पे आता है हमारा भारत पूरे विश्व में? 7वें नंबर पे आता है। एक बार मैं आपको नाम बोल देता हूँ जो नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे आता है रूस। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है अपना कनाडा,
एक बार मैं आपको 7 देशों की लिस्ट बोल देता हूँ। पहले नंबर पे आता है रूस, उसके बाद में आप चले जाइए उधर की साइड में कनाडा, फिर दोबारा से अपने एशिया में आ जाइए चाइना, फिर दोबारा से अमेरिका साइड में चल जाइए तो वहाँ पे यूएसए, ठीक है। फिर उसके नीचे चल जाइए छठे नंबर पे ब्राज़ील, फिर 5वें नंबर पे ब्राज़ील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे इंडिया। मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ आपको, जो 7 टॉप देश हैं उनकी मैं लिस्ट में आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे आता है रूस, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का काम है बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है चीन, चौथे पे यूएसए, 5वें पे ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां इंडिया, ठीक है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट अपने भारत के पास में है? 2.42%। ऑल इंडिया के क्षेत्रफल का राजस्थान के का कितने पास में है? 10.41%, ठीक है। 10.41%। कौन सी लिस्ट है? पहले नंबर पे आता है हमारा राजस्थान, ठीक है। तो क्षेत्रफल के रिगार्डिंग ये डाटा याद रखना। और हमारे पूरे विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान पूछा जाए तो ये याद रखना नहीं है, बट 0.25%, चवन्नी के बराबर, ठीक है। हमारे राजस्थान की आकृति आपको कैसी लगती है? अब ये देख लीजिए आपको कैसी लग रही है, खुद अनुमान लगा लीजिए इस राजस्थान की आकृति कैसी लग रही है आपको। देखिए, खुद से सोचने की देखिए किस तरीके की लग रही है। ये क्या है? पतंग है, तो पतंगाकार या विषम कोण चतुर्भुज, ठीक है। विषम कोण चतुर्भुज या पतंगाकार। आप चतुर्भुज को, विषम कोण चतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं। तो एक व्यक्ति थे टी.एच. हेंडले, उन्होंने सबसे पहले बोला था, तो ऐसे बोल देते हैं टी.एच. हेंडले के अनुसार हमारे राजस्थान की आकृति जो है वो रोम्बस है, इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर वो कभी वो हिंदी शब्द दे ही नहीं विषम कोण चतुर्भुज, तो ये रोम्बस वाला शब्द आप याद रख लेना। तो पतंगाकार और विषम कोण चतुर्भुज के जैसे, ओके। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के संभाग और जिले। अब देखो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो तभी मज़ा आएगा, ठीक है। राजस्थान को हम 7 संभागों में बांटते हैं: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर। अब देखो इनके लिए ट्रिक यूज करने जाएं तो कोई मतलब नहीं है। आपको ना ये चीज़ें ना लॉन्ग रन में याद करनी है, और लॉन्ग रन में आपको एक एक चीज़ मैप में क्लियर होनी ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे ही मैं बोलूँ सीकर, तो सीकर शब्द आते ही आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए। सीकर जो है वो जयपुर से थोड़ा सा उत्तर की साइड में जाएंगे तब पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि कोटा, तो कोटा आपको हाड़ौती वाला एरिया, नीचे की साइड वाला एरिया आपको नज़र में आ जाना चाहिए। मैं बोल दूं कि डूंगरपुर, तो डूंगरपुर आपकी नज़र में ऑटोमेटिक जाना चाहिए कि डूंगरपुर बिल्कुल नीचे गुजरात से टच होता हुआ है। ऐसे मैं बोल दूं बाड़मेर, तो बाड़मेर तो पाकिस्तान और गुजरात की सीमा से। ये मैप आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 7 संभाग हुए। और जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण हुआ, 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। एक पूरा लेक्चर रहेगा इसके रिगार्डिंग। तो जब आज़ाद हुए थे, 7 चरणों में एकीकरण कंप्लीट हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को टोटल जब राज्य पुनर्गठन आयोग कंप्लीट हो चुका था, तो उस समय हमारे राजस्थान में 26 जिले थे। 27वां जिला 1982 में धौलपुर को बनाया गया। 28वां, 29वां और 30वां जिला, 28, 29 और 30, ये 1991 में 3 जिले बनाए गए थे, 12, दौसा और राजसमंद। एक साथ में 12, दौसा और राजसमंद 3 जिले बनाए गए थे, ये 1991 में। फिर उसके बाद में गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ बनाया गया था 1994 में। उसके बाद में करौली जिला बनाया गया था 1997 में। और सबसे अंतिम जिला वसुंधरा जी के टाइम पे प्रतापगढ़। तो इसमें एक तो ये ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ कब बना है, 2008 में बना है, ओके। उससे पहले थोड़ा सा आप याद रख लें कि 31वें नंबर का जिला था हनुमानगढ़ और 32वें नंबर का करौली। डेट याद नहीं रहे तो भी चलेगा, ओके। अब ये 7 संभाग, ये वाले मैप में आप फिर से देखिए, ये वाले मैप में ये अपना बीकानेर संभाग। इस बीकानेर संभाग में बीकानेर जिला, गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला और चूरू जिला, 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? अब मैप में आपको खुद से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, 4 जिले किस में आ रहे हैं? बीकानेर संभाग में। अब इधर की साइड में चलते हैं, जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए जोधपुर संभाग के अंतर्गत, ओके। उसके बाद में अपना बात करते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में उदयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। यहाँ बीच में लाइन कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे प्रतापगढ़ है, ओके। कुल मिला के कितने हुए? 6 जिले जो हो गए उदयपुर वाले में हो गए, ओके। इधर की साइड में कोटा, तो कोटा में कोटा,
झालावाड़, बारां और बूंदी। ये कोटा वाला तो है ही इधर। आगे हम चलते हैं इधर की साइड में, अजमेर। तो अजमेर जो संभाग है उसमें 4 जिले हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। ये ध्यान रखना, अजमेर संभाग के चारों याद रखे होने चाहिए। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक चारों याद होने चाहिए। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा, यानी 5 जिले। भरतपुर वाला सबसे लास्ट में बना है, तो भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, यानी 4 जिले जो हैं वो भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये संभागों की कुछ खास बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। जयपुर जिले में मैंने बताया 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा, ये 5 जिले आते हैं। बस अब इसके बारे में क्या खास बात याद रखनी है, जयपुर संभाग में हमारे राजस्थान की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? जयपुर संभाग के अंतर्गत, क्योंकि जयपुर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा। अलवर, देखो हमारा ये राजस्थान है, यहाँ पे बीच में अरावली पर्वतमाला, बाकी आगे लेक्चर आएंगे तो पता चलता जाएगा आपको, ये बीच में अरावली पर्वतमाला है। इसके पूरब में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, अगले लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैदानी वाला क्षेत्र है और मैदान में लोग अधिक रहते हैं। पश्चिम में पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं रहती। ओके, तो ये अपना हुआ जयपुर जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है। फिर उसके बाद में जोधपुर, जिसमें 6 जिले बताए थे मैंने, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, 6 जिले हुए। और इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ये क्षेत्रफल देखिए अपने आप दिख रहा होगा, पूरा बहुत बड़ा क्षेत्रफल कवर किए हुए। तो जोधपुर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करने वाला संभाग है। उसके बाद बीकानेर, बीकानेर में 4 जिले हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एससी पॉपुलेशन अधिक रहती है, यानी शेड्यूल कास्ट, यानी जिसे हम दलित लोग भी बोल सकते हैं। तो शेड्यूल कास्ट, क्योंकि पंजाब में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन अधिक है, तो इधर से टच होते हुए शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन भी अधिक है। तो राजस्थान में हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इधर है। उसके बाद में हम बात करते हैं अजमेर। अजमेर में 4 जिले हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। ये बीच वाला संभाग है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल बीचों बीच में आपको, क्योंकि इधर जयपुर, इधर बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीचों बीच में कौन सा आ रहा है? अजमेर। तो मध्यवर्ती संभाग, अजमेर जिले को हम राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में हृदय में। उदयपुर 5 जिले आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। यहाँ पे हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन होती है, यानी अनुसूचित जनजाति, जो जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा उदयपुर संभाग के अंतर्गत रहते हैं। कोटा, कोटा में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इनको ही मिला के हाड़ौती क्षेत्र भी बोलते हैं। तो यह न्यूनतम जनसंख्या रहती है। ऑल राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या कोटा संभाग के अंतर्गत। भरतपुर हमारा, तो उसका क्षेत्रफल भरतपुर संभाग का सबसे कम है। ये देखिए, ये इतना सा क्षेत्रफल है। ठीक है, भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल सबसे कम है। 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ओके, और कुछ की पॉइंट। अब एक की पॉइंट याद रखना पड़ेगा, हमारे राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से हैं, लिस्ट आपको याद रखनी होगी। वैसे तो आसानी से देख लीजिए, जो आपको उधर की साइड में दिख रहे होंगे ना, ये वाले इधर की साइड वाले, यही सबसे बड़े जिले हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, तो पहले नंबर पे जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा जोधपुर। ठीक है, इस वाले मैप में आप देखिए। ठीक है, ये वाला जैसलमेर। ठीक है, अगर मैं इस मैप को कंप्लीट करने की कोशिश भी करूँ तो इस तरीके से ये क्या है, जैसलमेर। ठीक है, यहाँ तक जैसलमेर सबसे ज़्यादा, इसकी पहले नंबर पे आता है हाईएस्ट एरिया। इसका एरिया 38,401 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है, और ये राजस्थान का ऑलमोस्ट 11% से ज़्यादा कवर करता है। 11.82 एग्जैक्ट में अगर बोलूँ तो 11.82% कवर करता है। तो हाईएस्ट एरिया कौन सा है? बीकानेर का। बीकानेर इतना बड़ा ज़िला है कि बहुत सारे राज्य और बहुत सारे देशों से ये बीकानेर बड़ा है। ठीक है, इजराइल से भी बड़ा है पॉपुलेशन एरिया वाइज में देखें तो। ठीक है, इजराइल पूरा देश है, उससे भी बड़ा। केरल एक पूरा राज्य है, उस केरल राज्य के एरिया से ज़्यादा किसका है? अपने जैसलमेर का। अब वो देखिए उधर की साइड में, अगर गूगल मैप आप करके देखें, खुद से ही ट्राई कीजिए, तो उधर पूरा रेत के टीले लोग रहते नहीं है, नाम मात्र जनसंख्या। पूरे राजस्थान में सबसे कम पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे जैसलमेर में, 6 लाख 6.5 लाख के आसपास में। ठीक है, एरिया सबसे ज़्यादा, पॉपुलेशन नाम मात्र। ठीक है, तो पहले नंबर पे हुआ एरिया वाइज में अपना जैसलमेर। नंबर 2 पे हुआ बीकानेर, ये बीकानेर वाला इलाका हो गया। ठीक है, नंबर 2 पे बीकानेर। ठीक है, नंबर 3 पे अपना बाड़मेर। ठीक है, ये बाड़मेर कवर हुआ इस तरीके से, ये बाड़मेर कवर। और नंबर 4 पे ये जोधपुर। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर याद होने चाहिए हर कंडीशन में। 4 सबसे ज़्यादा
क्षेत्रफल वाले। ओके, अब बात करते हैं सबसे छोटे ज़िले। तो सबसे छोटे ज़िले में आता है धौलपुर और उसके बाद में आता है दौसा। बस दो याद रख लो, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 4 की लिस्ट है, कोशिश करना याद करने की। सबसे छोटा धौलपुर, देखिए मैप में कितना सा है, ठीक है, बाकी राज्यों की तुलना में देखिए धौलपुर का जो एरिया है वो ओनली 3034 किलोमीटर स्क्वायर है। उधर मैंने जैसलमेर का 38,000 बताया था, इधर कितना है 3,000। ठीक है, अगर मैं इसे क्लियरली देखूं तो यहाँ पे आप देखिए ओनली राजस्थान का 0.89% कवर करता है एरिया वाइज में। एक अकेला जिला जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% से भी कम कवर करता है। तो एकमात्र जिला, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1% से भी कम है, तो वो कौन सा है? धौलपुर, राजस्थान का सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जो है वो पश्चिम में, सबसे छोटा जो है वो पूरब में। थोड़ा सा आप ध्यान रह जाएंगे। ओके, ये की पॉइंट है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है इधर की साइड में अपना, कौन सा है सबसे बड़ा जिला? ये जैसलमेर। जैसलमेर एक अकेला जिला है जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10% से अधिक कवर करता है। ठीक है, बाकी कोई भी 10% तक नहीं पहुंचता है, लेकिन जैसलमेर 11.22% कवर करता है। तो ये की पॉइंट याद रखने वाली बात है। ओके, जैसे धौलपुर सबसे छोटा, उसके बाद में मैंने बताया दौसा, उसके बाद में हमारे डूंगरपुर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, 4 का नाम आपको याद रखने होंगे। ओके, जैसलमेर जो है वो धौलपुर से 12 गुना है। ठीक है, इधर का 3,000 है धौलपुर का तो, और उधर का 38,000 है। तो आप अनुमान लगा लेंगे तो 12 गुना के आसपास में हो गया। ठीक है, अब पूरा डाटा लगाएंगे तो वो 12 गुना या 13 गुना होता है। ओके, तो फिर ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के रूप में आपको, जो जैसलमेर है वो धौलपुर से 12 गुना बड़ा है। की पॉइंट याद रहना है। ओके, ठीक है, ये पहले मैं बोल दिया अकेला कि धौलपुर अकेला है जो 1% से कम कवर करता है। ओके, अब लेट्स प्रैक्टिस द मैप। ये मैप आपके सामने है, प्रैक्टिस करते हैं। पहले मैं कराता हूँ, बाकी आप PDF डाउनलोड कर लोगे तो आपका खुद का काम है उसको प्रैक्टिस करने का। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले मैं बात करता हूँ संभागों की। ठीक है, पहले तो मैं संभागों को डिवाइड कर देता हूँ। पहला संभाग मैं ऊपर से लेता हूँ, बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग का मैप बना देता हूँ मैं। बीकानेर संभाग का ये वाला मैप बना देता हूँ। यहाँ से इस तरीके से बीकानेर संभाग है। 4 जिले बताए थे बीकानेर संभाग में। ओके, बीकानेर संभाग को पहले में संभाग, फिर उसके अंतर्गत जिले करेंगे। ओके, फिर दूसरा संभाग है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर संभाग को इस तरीके से कवर करते हैं। दूसरा ले लेते हैं ये इस तरीके से जोधपुर संभाग। ओके, साइज बढ़ा लेते हैं। ये जोधपुर संभाग, ये जोधपुर संभाग, ये हो गया जोधपुर। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया, सबसे बड़ा एरिया। ठीक है, इधर बीकानेर में हाईएस्ट SC पॉपुलेशन यानी शेड्यूल कास्ट। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं अपना उदयपुर वाला। तो उदयपुर वाला, ये वाला उदयपुर वाला, ये उदयपुर वाला, ये उदयपुर वाला हमने कर दिया। उसके बाद में हम चलते हैं अपना अजमेर वाला। तो ये अजमेर, अजमेर के अलावा इसमें टोंक भी आता है। ठीक है, इसमें भीलवाड़ा भी आता है, अजमेर भी आता है, और ये नागौर भी इसी के अंतर्गत आता है। ओके, अब बात करते हैं हम कोटा वाला। तो ये अपना बूंदी, ठीक है, और ये अपना झालावाड़, इधर अपनी बारां, और ये इस तरीके से कवर करते आ रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ थोड़े से 2 चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। देखो, ये आपको दिख रहा होगा, कुछ अलग सा हिस्सा दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला, ये जो हिस्सा है ये चित्तौड़गढ़ ज़िले का हिस्सा है। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है, फिर बीच में से इधर वाला MP का हिस्सा आ जाता है, ये पूरा मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाता है, यहाँ भीलवाड़ा आ जाता है, और ये वाला जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। ओके, ये वाला हिस्सा जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है, रावतभाटा जिला। ठीक है, रावतभाटा यहीं पे। तो ये जो हिस्सा है वो चित्तौड़गढ़ का है। ऐसे ही एक और जिला है जो टूटने के बाद में फिर से जुड़ जाता है, यानी विखंडित होने के बाद में। जैसे ये अजमेर देख रहे हैं, यहाँ तक है, उसके बाद में विखंडित हो जाता है, फिर उसके बाद में ये हिस्सा अजमेर का। तो 2 जिले ऐसे हैं जो विखंडित होने के बाद में फिर से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से ज़िले हैं? एक है अजमेर, एक है अपना चित्तौड़गढ़। तो ये ध्यान रखने वाली बात है आपकी। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा बिल्कुल ही। ओके, मैं अंडू कर लेता हूँ। ओके,
तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, 2 ज़िले आपको याद रखने होंगे जो विखंडित होने के बाद में फिर से शुरू हो जाते हैं। दोबारा से मैं बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये अपना उदयपुर संभाग, ठीक है, ये इधर की साइड में अपना अजमेर संभाग, ये अजमेर संभाग, ओके। अब मैं बना देता हूँ जयपुर संभाग, तो ये जयपुर संभाग, ठीक है, ये जयपुर। और बचा हुआ अपना कौन सा रह गया, अभी कोटा वाला मैंने बनाया नहीं था, दोबारा बना देता हूँ, ये कोटा वाला संभाग। इसमें ये वाला हिस्सा जो है वो चित्तौड़गढ़ वाला उधर की साइड में आएगा उदयपुर में, और ये बचा हुआ अपना भरतपुर संभाग। तो कुल मिला के 7 संभाग। अब आपको ज़िले लिखने हैं इसमें, ओके। ज़िले कहीं से भी शुरू कर लीजिए। चलो अब मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ, ज़िले लिखते हैं इसमें, ओके। ऊपर से शुरू करते हैं, ऊपर से, ठीक है। ये ऊपर वाला ज़िला है हनुमानगढ़, नहीं, ऊपर से शुरू करते हैं सब। अब आपको इनमें ज़िले लिखने हैं, ठीक है। अब क्लियर कर लिया है मैंने मैप। अब सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। ये ऊपर वाला ज़िला है श्री गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर। ये ज़्यादातर पंजाब से कनेक्टेड है, पंजाब की सीमा लगती है इससे, और नाम मात्र सीमा लगती है 89 किलोमीटर के आसपास में। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो सिख पॉपुलेशन रहती है। पंजाब में एससी लोग अधिक हैं, तो सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन भी यहीं पे रहती है। यहाँ पे पंजाबी भाषा भी बोली जाती है, और गानों का बहुत अच्छा शौक है। और जगजीत सिंह जी को अगर जानते हैं तो वो श्री गंगानगर से ही थे। उसके पास में हनुमानगढ़, दूसरे नंबर पे कौन सा हुआ, हनुमानगढ़, ओके। इधर तीसरा इम्पोर्टेंट ज़िला बीकानेर, और इधर का चूरू। 4 ज़िले हो गए, ओके। अब इधर की साइड में आते हैं, तो ये, और याद करने का और आसान तरीका बता देता हूँ मैं। ये जो 3 ज़िले हैं, ठीक है, इन तीनों को मिलकर बोलते हैं शेखावटी। तो 3 ज़िले कौन कौन से हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ध्यान रखना, सीकर, झुंझुनू और चूरू। सीकर झुंझुनू एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, जयपुर से ऊपर जाने पे सीकर, उससे ऊपर जाने पे झुंझुनू, और थोड़ा सा और साइड में बीकानेर साइड में जाते हैं तो अपना चूरू, ओके। इधर जयपुर, ठीक है, अपनी राजधानी। ये वाला अलवर, इधर वाला भरतपुर, इससे नीचे धौलपुर, उससे नीचे जाते हैं तो करौली, उससे नीचे जाते हैं तो सवाई माधोपुर, ठीक है। ये वाला जो ज़िला है वो अपना कोटा ज़िला, बूंदी ज़िला है ये वाला, ठीक है। ये कोटा से ऊपर जो है वो बूंदी, ये कोटा ज़िला, इधर बारां, इधर झालावाड़, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ऐसा जो आता है वो चित्तौड़गढ़ का ही आता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओके। ये वाला भीलवाड़ा, ठीक है, ये हमारा राजस्थान का हृदय अजमेर, इधर नागौर, इधर जोधपुर, इधर सबसे अधिक एरिया वाला जैसलमेर, इधर बाड़मेर, और ये सिरोही और ये जालौर, ठीक है। सिरोही नीचे, जालौर उससे ऊपर, और ये बचा हुआ पाली, ठीक है। इधर बात करते हैं तो ये उदयपुर, ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा। डूबा के नाम से याद रख लीजिए, डूंगरपुर ऊपर है और बांसवाड़ा नीचे है। इनमें दोनों में से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। नीचे वाला गाँव मैंने आपको बता दिया था, ओके, बोरकुंड गाँव, ठीक है। यहाँ पे प्रतापगढ़ जो 33वां जिला है, और ये चित्तौड़गढ़ है, और ये बचा हुआ राजसमंद है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने 33 जिले जो हैं वो कंप्लीट इसमें बता दिए हैं, ओके। अब इसमें की पॉइंट अगर कुछ देखने की कोशिश करें तो ये आप देखने की कोशिश करें, ये वाला जो ज़िला है ना, ये वाला, ओके, ये वाला जो ज़िला है ये है अपना पाली, ठीक है। इस पाली की सीमा जोधपुर से भी टच हो रही है, नागौर से भी टच हो रही है, अजमेर से भी टच हो रही है, भीलवाड़ा से भी टच हो रही है। यहाँ देखिए भीलवाड़ा से भी हो रही है, राजसमंद से भी टच हो रही है, इधर की साइड में अपना उदयपुर से भी टच हो रही है, और नीचे की साइड में अगर चलते हैं तो यहाँ पे अपने सिरोही से भी टच हो रही है, और यहाँ पे अपनी इधर की साइड में ये जो है वो बाड़मेर से भी टच हो रही है। तो पाली सर्वाधिक 8 जिलों के साथ में सीमा लगाता है। चलो ये तो आगे पॉइंट आएंगे, ये ब्लैंक मैप है, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोबारा से मैं अगर बनाने की कोशिश, आप बना लेना खुद ही मेरे हिसाब से। देखो, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ठीक है। यहाँ राजसमंद, इधर सिरोही,
इधर जालौर, इधर बाड़मेर, यहाँ पे जैसलमेर, यहाँ पे उदयपुर, ठीक है, और यहाँ पे पाली, ठीक है। इधर की साइड में ऊपर आते हैं तो राजसमंद हो गया, यहाँ पे पाली हो गया। तो यहाँ पे अपना अजमेर, ये अपना भीलवाड़ा हो ही गया। यहाँ पे मैंने राजसमंद का, हाँ ये बना दिया, थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे अपना अजमेर, ऊपर की साइड में नागौर, यहाँ पे टोंक और ये दौसा, ठीक है, ये सारे ज़िले हो गए। तो ये खुद से आप प्रैक्टिस करना है तो आपकी प्रैक्टिस में आएंगी। तो ये प्रैक्टिस कीजिए आप। राजस्थान की क्षेत्रफल की अगर तुलना पूछ ली जाए आपसे, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,000 किलोमीटर के आसपास में, किलोमीटर स्क्वायर, जो जर्मनी और जापान दो देशों के तो बराबर ही है, और श्रीलंका से 5 गुना है, और ब्रिटेन जो हम पे शासन करके गया था 250-300 साल, उससे 2 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल, और इजराइल जो बहुत शक्तिशाली देश है और छोटा सा देश है, उससे 17 गुना है। तो ये की पॉइंट ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए यूजफुल होंगे। ओके, अब अगला पॉइंट, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान का जो भौगोलिक निर्माण है ये कैसे हुआ। देखिए, अपनी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज होती है तो उसमें मैं बहुत बार समझाता हूँ उस चीज़ को कि हमारा जो राजस्थान है वो भी जैसे तरीके से इंडिया की उत्पत्ति हुई होगी उस तरीके से ही बना होगा, ठीक है। तो शुरुआत में पृथ्वी आग का गोला थी, तो धीरे धीरे ठंडी हुई बारिश होने के बाद में, तो वहाँ पे बीच में एक स्थल खंड बना, पूरा ज़मीन, और उस ज़मीन का नाम दे दिया गया पेंजिया। क्या नाम दिया गया उस ज़मीन का? पेंजिया। और उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था, पहले पहले तो यही था, और उस पानी को पेंथलासा बोला जाता था। धीरे धीरे समय के साथ में क्या हुआ, ये पेंजिया टूट गया दो भागों में, अंगारा लैंड और नीचे की साइड में गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे की साइड में गोंडवाना लैंड। अब ये अंगारा लैंड भी टूटता है धीरे धीरे। एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में करा चुका हूँ लेक्चर, देख लेना। बस कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है वो अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है, बहुत सारी प्लेटों में बची हुई है। जैसे ऊपर वाले हिस्से में यूरेशिया प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, नीचे वाले गोंडवाना वाले में साउथ अमेरिका प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया प्लेट है और इंडिया प्लेट है, अलग अलग प्लेट है। और ये एस्थेनोस्फीयर का हिस्सा होती हैं, और ये नीचे की जो परत है वो उस पर तैरती रहती है, लावा गाढ़ा द्रव पे तैरती रहती है, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड और ऊपर वाला जो हुआ अंगारा लैंड। अब हमारा जो भारत का जो हिस्सा था वो किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। तो नीचे की साइड में अगर इसे देखें इस वाले मैप को, तो पेंजिया, ये पेंजिया था, धीरे धीरे टूटने लगा, तो ऊपर वाला जो है वो अपना अंगारा लैंड या लॉरेशिया हो गया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड हो गया। और बीच में यहाँ पे जो पानी भरा, इसके बीच में जो पानी भरा उसे टेथिस सागर के नाम से जाना गया। तो ये वाला मैप है समय के हिसाब से। अभी समय सारणी वाला एक पूरा लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो किस तरीके से जो है वो भूगर्भिक निर्माण हुआ, तो उसका समय सारणी वाला जो एक लेक्चर होगा पूरा का पूरा, बट यहाँ ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है हम जो समय को निकालते हैं ना, तो एक ओवरव्यू में समझिए। हमारी पृथ्वी का निर्माण आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग एजेज आए। अब हम इतने बड़े टाइम को ना डायरेक्टली पढ़ नहीं सकते, तो हमने क्या किया, ऐसा करते हैं इस पूरे टाइम को एक बड़े बड़े कल्पों में बांट दीजिए। तो हमने 4 बड़े महाकल्पों में बांट दिया। प्री कैम्बियन एज, फिर पैलीजोइक यानी पुराजीवी समय, फिर मीजोजोइक यानी मध्यजीवी समय, और फिर सिनोजोइक यानी नवजीवी समय। ये बड़े बड़े महाकल्पों में बांट दिया। अब महाकल्पों को भी हम छोटे छोटे टाइम स्केल में बांटते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे टाइम स्केल में बांटते हैं। तो हमारी अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण होता है वो प्री कैम्बियन युग में होता है, ठीक है। ये पूरा लेक्चर रहेगा आगे, तब देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे हिमालयों का निर्माण जो होता है वो सीनोजोइक महाकल्प के टर्सरी कल्प के अंतर्गत होता है, ओके। उसके अलावा मैदानों का निर्माण सीनोजोइक महाकल्प के क्वार्टरली और प्लीस्टोसीन युग में होता है, ओके। और रेगिस्तान का निर्माण हेलोसीन युग में होता है, सीनोजोइक महाकल्प के अपना यहाँ पे हेलोसीन युग में होता है, ओके। तो ये इस तरीके से टूट करके हमारी अपना भारत जो है ऊपर की साइड में आता है, और यहाँ यूरेशियन प्लेट से टकराता है। किससे टकराता है? यूरेशियन प्लेट से टकराता है। तो ऊपर जो है वो हिमालय बनता है, ऊपर की साइड में क्या बनता है, यहाँ पे हिमालय बनता है। एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पे हिमालय बनता है, ठीक है। और बीच में टेथिस सागर था, वहाँ पे हिमालय से द्वारा लाई गई नदियों से जो है वो नीचे बढ़ता जाता है, तो मैदान बनता है। और उसी का कुछ हिस्सा जो है हमारा पूर्वी मैदान है। और हमारे राजस्थान को, रेगिस्तान को टेथिस सागर का हिस्सा माना जाता है, टेथिस सागर का। और उसका बाकी हिस्सा जो है अरावली वाला और जो हाड़ौती पर्वत वाला जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता है, ओके। तो इसमें
हमारे राजस्थान का अगर हम जोग्राफिकल रूप से विभाजन देखें तो ये वाला मैप में ही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये वाला राजस्थान है। हमारे राजस्थान के बीचों बीच इस तरीके से जो है वो अरावली पर्वतमाला गुजरती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है ये। ठीक है, बहुत पुरानी पर्वतमाला है। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसका निर्माण कब हो चुका था, प्री कैम्बियन युग में ही हो गया था, पहले ही हो गया था। अब तो ये टूट टूट के बहुत छोटी हो गई, यानी किसी समय हिमालय से भी ऊंची थी। तो ये अरावली पर्वतमाला। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला के अगर हम इधर की साइड में पश्चिम साइड में जाते हैं, पश्चिम साइड में जाते हैं तो यहाँ पे रेगिस्तान है पूरा। ठीक है, तो रेगिस्तान वाला, तो इसे हम बोलते थे पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र। अगर हम हाड़ौती वाले क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पे पठारी भाग है, तो इसे बोलते थे हाड़ौती का पठार। और अगर हम इधर की साइड में आते हैं तो यहाँ पे मैदान बना हुआ है। तो ये चार हम भौगोलिक विभाजन देखते हैं। अगला पूरा लेक्चर रहेगा, उसके भी 3-4 पार्ट रहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा होगा। तो 4 भौगोलिक विभाजन देखते हैं उसमें हम। ठीक है, तो इनमें से किसका निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, ये हिमालय जो है वो सबसे पुराने समय का ही है। ठीक है, हिमालय और ये अपना ये वाला हिस्सा हाड़ौती का, ये जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये रेगिस्तान वाला जो हिस्सा है वो टितिस सागर का अवशेष है। टितिस सागर जो बीच में पानी भर गया था। ठीक है, और ये नवीनतम है, नदियों के द्वारा लाए गए विक्षेप के द्वारा बना हुआ है पूर्वी मैदान। ठीक है, तो ये अपना राजस्थान का निर्माण जो है गोंडवाना लैंड में अरावली और हाड़ौती के पठार आते हैं, और टितिस सागर में मरुस्थल और नवीनतम निक्षेपों द्वारा बना हुआ पूर्वी मैदान है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम राजस्थान का भौगोलिक मैप देख लेते हैं। ये मैंने गूगल मैप से उठा के लगाया हुआ है। तो आप देखिए, ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? जहाँ पे आपको ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा है वो क्या है? रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान है। और रेगिस्तान किस साइड में आपको दिख रहा होगा? यहाँ पे बीच बीच में आपको हरा हरा दिख रहा होगा। बीच में अगर आप देखें तो ये आपको हरी हरी इस तरीके से पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, जहाँ पे पर्वत ज़्यादा होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, वहाँ बारिश होती है। तो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश होती है, तो इसलिए वहाँ पे बारिश के कारण बड़े पेड़ पेड़ लगते हैं वहाँ पे, और वहाँ हरा हरा दिखता है। जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ पे बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है। ओके, और बारिश क्यों नहीं होती इधर की साइड में? क्योंकि इधर की साइड से जो मानसून आते हैं वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाते हैं। तो बारिश करने के लिए कुछ बीच में अवरोध होना चाहिए, जिसके कारण ऊपर उठता है वो बादल। ठीक है, तो ये उठ नहीं पाते हैं और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। ओके, तो ये हमारे राजस्थान का जो है पूर्वी पश्चिमी मरुस्थल वाला, ये अरावली, इधर हाड़ौती और इधर पूर्वी मैदान। ये अपना जोग्राफिकल डिवीजन है। इसका हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, बट अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम देख लेंगे। ओके, रेगिस्तानी क्षेत्र रहने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए यहाँ पे, क्योंकि अगला लेक्चर पूरा इसी पे डिपेंड रहेगा। रेगिस्तानी क्षेत्र जिसमें 12 ज़िले आते हैं, जिसका करीब करीब 61% एरिया को कवर करता है हमारा रेगिस्तानी। और इस रेगिस्तानी को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है शुष्क, एक होता है अर्ध शुष्क। फिर उनको भी सब डिवीज़न करते हैं। अरावली को भी 3 सब डिवीज़न में बांटते हैं, मैदान को भी 3 भागों में बांटते हैं, और ये अपना जो है वो हाड़ौती के पठार, इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। ओके, तो इसका ये अगले लेक्चर में देखेंगे पूरे तरीके से। अब राजस्थान के पड़ोसी देशों के साथ सीमा कैसी लगती है देख लीजिए। ठीक है, देखिए ऊपर से चलते हैं। यहाँ पे पड़ोसी देश है अपना राजस्थान का, ऊपर की साइड से। ये कौन सा पड़ोसी राज्य लग रहा है आपको? ये पड़ोसी राज्य है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये पड़ोसी राज्य है पंजाब। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की सीमा लग रही है, और 2 जिलों के साथ सीमा लग रही है। एक तो गंगानगर और ये थोड़ा सा हनुमानगढ़ वाला, 2 जिलों के साथ में। ठीक है, 2 जिले अपने राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, और 2 जिले पंजाब के फज्जलिका और मुक्तसर साहिब। ठीक है, और लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर, सबसे कम सीमा लगती है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, दोबारा से देखिए, यहाँ से और यहाँ तक ये सीमा लगती है। यहाँ तक नहीं, आगे तक एक्चुअली में, यहाँ तक मैंने यहाँ संभाग वाला वो मैप है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हरियाणा तक, हरियाणा के साथ सीमा लगती है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, कुल मिला के 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। कौन कौन से ज़िले हैं? एक तो हनुमानगढ़ तो हो ही गया, दूसरा अपना चूरू हो गया, तीसरा झुंझुनू हो गया, चौथा देखिए, अब गौर से देखिए आप थोड़ा सा, सीकर भी सीमा लगा रहा है और जयपुर भी सीमा लगा रहा है। ध्यान रखना, यहाँ पे हरियाणा के साथ में सीकर की भी और जयपुर की भी सीमा लगती है। उसके बाद में अलवर की सीमा तो लगी रही है, और भरतपुर का थोड़ा सा हिस्सा आप देखेंगे तो भरतपुर का ये वाला हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा
ये जो है वो हरियाणा के मेवात वाले ज़िले से कनेक्ट होता है। तो कुल मिला के 7 ज़िले हुए हनुमानगढ़, नंबर 2 चूरू, नंबर 3 झुंझुनू, नंबर 4 सीकर, नंबर 5 जयपुर, नंबर 6 अलवर और नंबर 7 जो है वो अपना भरतपुर। तो 7 जिलों की हमारे राजस्थान वालों की हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। हरियाणा के भी 7 जिले आप याद कर सकें तो कर लेना, नहीं कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। ठीक है, राजस्थान के ज़िलों को याद करने की ट्रिक है, बट अगर आपको मैप याद रह जाएगा तो कोई भी ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक है जय भजो हनुमान शेखावटी आए। ठीक है, तो शेखावटी में तो मैंने आपको 3 ज़िले बता दिए। ठीक है, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, 3 ज़िले बजाती है। तो जय भजो, जय मैंने जयपुर, भजो यानी भरतपुर, हनुमानगढ़ और शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू और आए अलवर। ठीक है, बस हो गई बात, जय भजो हनुमान शेखावटी आए। ठीक है, बाकी अगर आपको मैप याद हो गया, मैप की प्रैक्टिस कर ली, आप एक काम करना, अगर नए विद्यार्थी हैं तो राजस्थान का ब्लैंक मैप लेना और कम से कम 10 या 15 बार राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट को बनाना ब्लैंक मैप में, तभी आपको मज़ा आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से जो सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। इस तरीके से हमारे राजस्थान के 2 ज़िले हैं, भरतपुर और धौलपुर की सीमा लगती है और कुल मिला के 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। और यूपी के 2 ज़िले मथुरा और आगरा। ओके, उसके बाद में सीमा यहाँ से लग जाती है मध्य प्रदेश के साथ में। मध्य प्रदेश की सीमा इस तरीके से सबसे लंबी लग रही होगी आपको, तो बहुत लंबी सीमा चलती है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से चलती हुई और यहाँ तक आती है। ठीक है, सबसे लंबी कितनी, 1600 किलोमीटर की। सबसे लंबी कितनी हुई, 1600 किलोमीटर की मध्य प्रदेश के साथ। अब ज़िले भी देख लीजिए हमारे राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हुए। राजस्थान के ज़िले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, फिर कोटा आ जाता है, फिर चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगर संख्या गिनने की कोशिश करूं मैं तो दोबारा से संख्या गिनिए। ठीक है, यहाँ से 1 धौलपुर, 2 करौली, 3 सवाई माधोपुर, 4 कोटा, 5 बारां, 6 झालावाड़, फिर कोटा तो दोबारा आ गया तो दोबारा गिनना ही नहीं है, 7 चित्तौड़गढ़, 8 प्रतापगढ़, 9 बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये ज़िले हैं। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने के लिए, संकोची प्रबंधक भी झाला लाया। संकोची प्रबंधक भी झाला लाया, ये ट्रिक है याद करने के लिए, याद करिए। यहाँ पे सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अच्छा यहाँ पे बांसवाड़ा के साथ में सीमा लग रही है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। उसके बाद में धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा। यहाँ पे मैं भीलवाड़ा वाले को भूल गया था इसलिए 9 नहीं हो पाए। देखिए एक गौर से देखिए, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, ये गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से। यहाँ पे छोटा सा सीमा जो है वो भीलवाड़ा के साथ में भी लग रही है, किसकी, एमपी की। तो टोटल कितने ज़िले हुए, 10 ज़िले। ठीक है, मैं खुद भी भूल गया बीच में, यहाँ पे ध्यान नहीं रहा मुझे यहाँ पे। तो दोबारा से देखिए, कुल मिला के कितने ज़िले हो रहे हैं, 10 ज़िलों के साथ में। और सूत्र क्या है, संकोची प्रबंधक भी झाला लाया। ओके, वैसे ही अगर सूत्र नहीं देखें तो भी आप बोल सकते हैं ऊपर की साइड में। मैं अगर बोलूँ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ी सी सीमा भीलवाड़ा के साथ में लग रही है, फिर प्रतापगढ़ और फिर अपना यहाँ पे डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा नीचे वाला होता है, बांसवाड़ा, डूबा। ठीक है, डू ऊपर और बा नीचे। ठीक है, बांसवाड़ा नीचे की साइड में। संकोची प्रबंधक भी झाला ऐसे आप याद रख सकते हैं। सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एंड इधर की साइड में अपना बांसवाड़ा, धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, झालावाड़ और बांसवाड़ा। 2 ज़िले कौन कौन से हो गए, बूंदी कैसे आ गया, हाँ भीलवाड़ा के लिए है।